जी सर, दलित राजनीति की बौद्धिक कंगाली नहीं है। ये दलित राजनेताओं की जो अपने को नेता कहते हैं, उनकी स्वार्थपरिता है कि अपने समाज के को की बलि देकर अपनी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। और अब तो स्थिति ये आ गई कि वो अभी नहीं कर पा रहे हैं। इंटरिम गवर्नमेंट में बाबा साहब से पहले बाबू जगजीवन राम को मंत्री बनाया गया। जी, जी। तो बाबा श्रम साहब मंत्री ने पहले बने। बधाई दी। जी। और दूसरा, जब बाबा साहब ने मेमोरेंडम लिखा कि एग्जीक्यूटिव कमिटी में शेड्यूल कास्ट की संख्या बढ़ाई जाए, तो उसमें हस्ताक्षर करने वाले में बाबू जगजीवन राम भी थे। जो बाबा साहब के कोटेशन का आज के गालीबाज नेता दुरुपयोग कर रहे हैं कि हमको गवर्निंग में आना पड़ेगा, दलित समाज के लिए खासकर उन्होंने कहा था। मैं ये मानता हूं कि बाबा साहब ने 2 कारणों से, 3 कारणों से, 4 कारणों से, बहुआयामी कारणों से बात कही थी, जिसको हटा दिया आज के नेताओं ने, स्वार्थी नेताओं ने। बाबू जगजीवन राम जी के साथ एक बात जुड़ी थी कि वो स्वतंत्रता आंदोलन और नीचे के समाज के उन्नयन दोनों के लिए एक साथ आवाज उठाते थे। जब महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अंग्रेज सरकार हम लोगों की बात नहीं मान रही है, सभी सरकारों से इस्तीफा देने के लिए कहा जाता है, तो सबसे पहले इस्तीफा देने वाले हैं बाबू जगजीवन राम जी। जयंती विशेष। आज बाबू जगजीवन राम की जयंती है। आप सभी को बधाई। बाबू जगजीवन राम कैसे बने बाबूजी? नंबर 1। नंबर 2, बाबा साहब ने एक सपना देखा था और मद्रास के एक भाषण में कहा था कि हमें गवर्निंग कम्युनिटी बनना है। शायद बाद के दलित नेताओं ने इसका मतलब कुछ और समझ लिया। बहरहाल, डॉक्टर अंबेडकर के गवर्निंग कम्युनिटी बनने के सपने में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, इनकी बड़ी भूमिका रही। बाद में राजीव गांधी के जमाने में भी स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, स्कूल कॉलेज सब खुल ही रहे थे, सरकारी संस्थाएं बन रही थी, तो आखिर वो गवर्निंग क्लास इन्हीं संस्थाओं से निकला। एक बड़ा 20 लाख का एक बड़ी आबादी नौकरी पेशा में आई। इवन मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल में भी स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव SC ST के लिए चलाया गया। बाबू जगजीवन राम के जीवन में 4 बार प्रधानमंत्री बनने के अवसर मिले। पहला 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ, उस समय 3 उम्मीदवार थे, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी और बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो इंदिरा जी हार जाएंगी, तो उन्होंने विड्रॉ किया, तब इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी। 77 तक बाबू जगजीवन राम कांग्रेस में रहे, बड़े इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो पे रहे, बड़े-बड़े मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, कम्युनिकेशन मंत्रालय, तमाम इन्होंने श्रम मंत्रालय, तरह-तरह के मंत्रालय में इन्होंने काम किया और सबसे कुशल प्रशासक माने जाते थे। 77 में जब जनता पार्टी में आए तो 2 बार उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया जनता पार्टी का, क्योंकि सारे नेता जेल में थे। तो जे बम लोगों ने कहा था जब उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। इनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन जब प्रधानमंत्री बनने की बारी आई, तब जनता पार्टी के नेताओं ने 2 बार इनको झटका दिया। जब जनता पार्टी की सरकार खत्म हुई, इंदिरा जी ने कहा था कि मैंने तो इनको प्रधानमंत्री बनाना चाहा, लेकिन जनता पार्टी के लोगों ने इनको धोखा दिया। 1980 में जब चुनाव हो रहा था, कांग्रेस के तरफ से कई बार ऑफर आए, बाबूजी आप पार्टी में वापस आ जाइए और आप प्रधानमंत्री बनना स्वीकार कीजिए। 4 बार ऑफर मिला, इतिहास की जानकारी लोगों को नहीं है। संजय गांधी उनके बेटे सुरेश राम के साथ लगातार संपर्क में थे, लेकिन उस समय भी बाबू जगजीवन राम को जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने घेरे रखा था, उनके आस-पास मंडराते रहते थे। पता नहीं क्यों उन्होंने स्वीकार नहीं किया, मुझे लगता है उनसे एक मिस्टेक हुआ, नहीं तो देश को पहला प्रधानमंत्री, दलित प्रधानमंत्री 1980 में मिल गया था। आज जबकि दलित राजनीति में गालीबाजों की संख्या बढ़ रही है और वैसे समय में जब शिक्षा, रोजगार, फेलोशिप, स्टाइपेंड सब कुछ समाप्त हो रहे हैं, गालीबाजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे स्थिति में बाबू जगजीवन राम को कैसे याद किया जाए? दलित मध्यम वर्ग के बनने में उनकी अहम भूमिका थी। 1957 में ही उन्होंने रेलवे में रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू कर दिया था। उसके बाद जिस भी डिपार्टमेंट में गए, लाखों की संख्या में नियुक्तियां हुई SC ST की। रेलवे में लाखों, सबसे ज्यादा, टेलीग्राम डिपार्टमेंट में उसमें सबसे ज्यादा, इतनी भर्तियां हुई। तो वैसे समय में कैसे बाबू जगजीवन राम को याद किया जाए, और खास तौर से जब दलित राजनीति में गालीबाजों की संख्या बढ़ रही हो, वैसे में ब्राह्मण समाज बाबूजी को, बाबू जगजीवन राम को कैसे देखता है और दलित राजनीति को कैसे देखता है, ये समझना भी
बेहद जरूरी होगा। स्मरण रहे, डॉक्टर अंबेडकर, बाबू जगजीवन राम कभी भी असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करते थे, गाली गलौज नहीं करते थे। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। पंकज त्रिपाठी जी को विशेष रूप से मैंने बुलाया है कि आप आइए और जरा बाबूजी के बारे में भी बताइए कि इनके बारे में ब्राह्मण समाज क्या सोचता है और दलित राजनीति में जो चल रहा है, गालीबाजों की फौज कहाँ से आई। पंकज जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज लंबी भूमिका आज हमने के बना सब दी। जी सर। लंबी भूमिका मैंने बना दी आज। नहीं सर, लंबी भूमिका नहीं है, भूमिका तो बहुत छोटी है। जितने विराट व्यक्तित्व के बारे में बात हो रही है, उन्होंने जो उस समाज को दिया, व्यवहार में दिया, वास्तव में दिया, जो संघर्ष का फल निकाल करके उन्होंने समाज को दे दिया और बिना किसी से नफरत सिखाए, यानी जो नीचे और ऊपर के समाजों को जोड़ने का काम बाबूजी ने किया, वो बहुत ही अविस्मरणीय है, अतुलनीय है। और उनका अंश आप देखिएगा कि जब मीरा कुमार जी लोकसभा अध्यक्ष थी तो उनको सर्वाधिक विनम्र लेकिन कुशल लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी देखा जाता है। मीरा कुमार जी उन्हीं की बेटी रही है। आपने सर बाबूजी के स्वतंत्रता के बाद यानी सरकार के बाद के समय का जिक्र किया। मैं उनके जन्म से शुरू करूंगा। 5 अप्रैल 1908 को उनका जन्म होता है बिहार में। और अगर हम 1908 के हिसाब से देखें तो गांधी जी का जन्म 69 में हुआ है। नेहरू जी का जन्म 89 में, 20 साल छोटे थे नेहरू जी गांधी जी से। और 89 से 1908 देखें तो लगभग 19-20 साल बाबू जगजीवन राम जी छोटे थे नेहरू जी से। 2 साल कम कर देंगे, 17 साल छोटे थे बाबा साहब से। तो अगर हम इस तरह से देखें तो गांधी जी इनके लिए बाबा की उम्र के थे और नेहरू जी इनके लिए चाचा या पिताजी की उम्र के थे। इतना अंतर था। लेकिन सर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जो लोग समाज के इतिहास को नहीं जानते हैं कि कैसे एक साथ पुरानी कुल मान्यताओं को छोड़कर समाज एक देश का रचना कर रहा था आजादी की लड़ाई के समय, और उसी पर आगे बढ़ा। इसीलिए 30-35 साल में ही इतने बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले। उस समाज को, उस लोग को, आज के लोगों को, नई पीढ़ी को ये सब जानने की बड़ी जरूरत है। महज 28 साल की उम्र में वो बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष सदस्य बन जाते हैं। और 1936 में उम्र उनकी जोड़ ली जाए, 1936 में वो मंत्री बन जाते हैं कांग्रेस मंत्रिमंडल में बिहार में। जब 1935 के बाद 36 में चुनाव होता है तो मंत्री बनते हैं। और जब महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अंग्रेज सरकार हम लोगों की बात नहीं मान रही है, सभी सरकारों से इस्तीफा देने के लिए कहा जाता है, तो सबसे पहले इस्तीफा देने वाले हैं बाबू जगजीवन राम जी। बाबू जगजीवन राम जी के साथ एक बात जुड़ी थी कि वो स्वतंत्रता आंदोलन और नीचे के समाज के उन्नयन दोनों के लिए एक साथ आवाज उठाते थे। यही कारण है कि जब आज मैं गूगल पर पढ़ने लगा तो उनकी, जबकि उम्र में काफी अंतर है इन लोगों में, सुभाष चंद्र बोस से भी इनकी उम्र की तुलना की जाए तो 8-7-15 साल बड़े हैं सुभाष चंद्र बोस जी से। उन्होंने भी जगजीवन राम की तारीफ की है, एक बहुत उत्साही युवक बताया है। चंद्रशेखर आजाद जब शहीद हुए उस समय जगजीवन राम का भाषण बहुत वायरल हुआ है। उस जमाने में वायरल कोई वीडियो तो नहीं होगी, लेकिन बड़े चर्चा में रहा है। यानी 28 साल का एक युवक जो आज भी हम देखें तो अभी भी बहुत ऊंच नीच है। सर हम ब्राह्मण हैं तो क्या से, यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि अभी भी हमारे समाज में कोढ़ बहुत ज्यादा है। लेकिन इस कोढ़ के बावजूद भी जो उस समय और ज्यादा रहा होगा, महज 28 साल की उम्र में विधान परिषद के सदस्य बनते हैं, 29 साल में मंत्री बनते हैं और फिर उनको आजादी के बाद संविधान सभा में सदस्य बनाया जाता है। और उन्हीं के जरिए बाबू जी के जरिए ही महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी को कहा था कि बाबा साहब को कानून मंत्री बनाओ। जो कहा जाता है कि देश की पहली मंत्रिपरिषद में बाबा साहब को कानून मंत्री बनाया गया, तो जहां जगजीवन राम जी को श्रम मंत्रालय दिया गया था वहीं बाबा साहब को कानून मंत्रालय दिया गया था। तमाम लोग ये तंज कस देंगे कि अच्छा दलित समाज से थे तो श्रम मंत्रालय दिया गया, दलित समाज के दूसरे नायक हैं या पूरे समाज के नायक हैं, क्यों दलित समाज के नायक हैं। लेकिन फिर भी लोग देखते हैं, जातियां ढूंढते हैं, तो दूसरे नायक को कानून मंत्रालय दिया गया। उस समय जो जहां सर्वाधिक अच्छा काम कर सकता था अनुभव के आधार पर, उसको वहां रखा गया। जगजीवन राम जी के माध्यम से ही मिनिमम वेज कानून बना,
आज जो प्रोविडेंट फंड का कानून है 1952 में ये बना, फिर रक्षा मंत्रालय में जाते हैं, वहां भी बहुत शानदार काम उन्होंने किया। जिस समय उन्होंने उनको संचार मंत्रालय दिया था, उस समय संचार मंत्रालय और विमानन मंत्रालय एक साथ था। एयर इंडिया का जिस समय अधिग्रहण हुआ है, उस समय मंत्री वही थे। उन्होंने ही टाटा एयरलाइंस को एयर इंडिया बनाने का काम किया था। बैंकों के नेशनलाइजेशन में उनकी बड़ी भूमिका रही है। अब सर मैं आता हूं कि जो बाबा साहब के कोटेशन का आज के गालीबाज नेता दुरुपयोग कर रहे हैं कि हमको गवर्निंग में आना पड़ेगा, दलित समाज के लिए खासकर उन्होंने कहा था। मैं ये मानता हूं कि बाबा साहब ने 2 कारणों से, 3 कारणों से, 4 कारणों से, बहुआयामी कारणों से बात कही थी, जिसको हटा दिया आज के नेताओं ने, स्वार्थी नेताओं ने। अगर बाबा साहब की लाइन को हम लें कि दलित समाज को गवर्निंग बॉडी में आना पड़ेगा, तो गवर्निंग बॉडी का मतलब क्या होता है? आईएएस, आईपीएस, क्लर्क, लेखपाल, सिपाही, दरोगा, प्रशासक, पुलिस में, सेना में, शिक्षक में, प्रोफेसर में, जितने भी फील्ड हैं, इनमें आने की बात वो कर रहे थे। सर इसमें आने की पहली शर्त होती है कि गाली देने से इसमें नहीं आएंगे, पहले पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात है कि इसमें एक बार आ गए तो पूरा जीवन उसमें चलेगा, सुरक्षित है जीवन। नेताओं को लोग भले सैल्यूट मारते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में हमेशा अस्थिरता रहती है, हमेशा उनको दिन रात अपनी कुर्सी बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तीसरी बात सर कि जब वहां जाएंगे और वहां अपनी कुशलता साबित करेंगे, तीसरी बात, बल्कि इसके पहले मैं एक और कहने वाला था कि शिक्षा के लिए आपके पास एक कलम होनी चाहिए। सरकारी स्कूल सरकार खोलेगी ही, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको व्यक्तिगत तौर से मेहनत करनी है। यानी अगर किसी के बाप दादे की कोई जागीर नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, तब भी वो पढ़कर आगे बढ़ सकता है और गवर्निंग बॉडी में आसानी से आ सकता है। क्या कोई कहेगा कि जिनकी दुकानें थी बाजारों में वो गवर्निंग बॉडी में आए? उनके पास तो ऐसे संसाधन था जीविका का। तो बाबा साहब एक ऐसी जगह पर ले जाना चाहते थे समाज को, जहां समाज वहां पहुंच जाए कि शासन में, प्रशासन में उसकी सतत भूमिका हो और एक ऐसी भूमिका हो जिसको नजरअंदाज न किया जा सके। बाबा साहब की इस बात को वास्तविक रूप से अगर किसी ने अंजाम दिया तो वो थे बाबू जगजीवन राम जी। बाबू जगजीवन राम जी के समय में सर्वाधिक भर्तियां हुई हैं उनके पूरे कार्यकाल में। और यह भी नहीं कि कोई जुगाड़ से कहीं यहां वहां से, उनके भाषणों में हमेशा यह आता था कि अपने को आगे बढ़ाओ, अपने को आगे बढ़ाओ जी। मैंने उनके भाषण खुद तो उस जमाने में सुने नहीं जाते थे। सन 86 में बाबू जी हम लोगों को छोड़कर चले गए 1986 में, लेकिन 80 के आसपास 82-83 तक में ये बातें सुनने को आती थी कि वो नीचे के समाज को बढ़ने के लिए सीखने की बात कर रहे हैं जी। सामंती मानसिकता दिखाने की बात वो कभी नहीं कर रहे थे। आज आपके इस चैनल पर और बाबू जगजीवन राम जी की जन्म जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर मैं कहूंगा कि आज भारत का संविधान जो वास्तविक सामंत थे, उनकी अवहेलना, उनकी उपेक्षा करने की बात करता है, उनकी सामंतवादी मानसिकता की निंदा करता है। ऐसे में अगर कोई दूसरा समाज सामंतवादी मानसिकता को लेकर के आगे बढ़ने की सोचेगा तो वो तो उल्टी दिशा में जा रहा है। जगजीवन राम जी ने अकेले दम पर इतना विकास किया समाज का कि देखते देखते महज 35 वर्षों में, 1950 से 1985 की बात कर रहा हूं, महज 35 वर्षों में, क्योंकि 85 के बाद फिर दलित समाज से दूसरे नायक निकल आए हैं जो बाबूजी को बहुत उपेक्षित करते हैं, उनके जो उपलब्धियां हैं उस पर पानी फेरते हैं, सवाल उठाते हैं, क्योंकि उनको सामंती मानसिकता का विकास करना था समाज में। और उधर क्या हो रहा था? तकनीकी मानसिकता का विकास हो रहा था, सूक्ष्म मानसिकता का विकास हो रहा था। तो उस मानसिकता को हटना था जी, उनको लोगों का उत्थान करना था। यहां जो है खुद को सांसद विधायक बनाना था। तो अगर हमको खुद को सांसद विधायक बनाना होगा तो हमको 200-400 कार्यकर्ता चाहिए। कार्यकर्ता तब आएंगे जब हम दूसरों को गाली देंगे और उनको कहेंगे तुम भी गाली दो। और अगर हम कह देंगे कि पढ़ो लिखो कंपटीशन में आओ, तो हमारे साथ कौन आएगा? लोग घर में बैठकर पढ़ेंगे। तो असली नायक कौन समाज का? और उनसे कितनी छोटी है इंदिरा जी, 10-12 साल छोटी है, लेकिन उनको बाबूजी पिता तुल्य मान करके हमेशा उन्होंने आदर दिया। इंदिरा जी ने ही महात्मा गांधी जी को बापू कहा था, नेहरू जी ने और इंदिरा जी ने, समाज ने बापू कहा, और इंदिरा गांधी जी ही जगजीवन राम जी को बाबूजी कहती थी। जैसे हमारे गांव में भी हम लोग दादा कहते थे, चाचा दादा काका कहा जाता है,
उस परंपरा का वहन किया था इंदिरा गांधी जी ने, और इस नाते पूरे समाज में जगजीवन राम जी को बाबूजी कहा गया। कभी कभी लोग पूछते हैं फलाना कोई उपाधि किसने दी थी? अरे एक एक सम्मानित व्यक्ति दूसरे के सम्मान में जो शब्द कहा वही लोकप्रिय हो जाता है। हम्म। लेकिन कभी भी उन्होंने एक समाज से दूसरे समाज में वैमनस्यता नहीं पैदा होने दी। कभी भी उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए किसी को गाली देने, जबकि अपमानित करने, अपनी बात तो बहुत कठोरता से कहते थे, सार्वजनिक मंचों पे बहुत भी और संसद के अंदर भी, बिना सर अपशब्द उनके कहे बारे में हुए। महात्मा गांधी ने कहा है कि यह एक ऐसा युवक है जो सामाजिक आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन दोनों में एक साथ भाग लेता है और एक बराबर का काम करता है। 28 साल की उम्र में महात्मा गांधी ने उनके लिए कहा था। महात्मा हम्म। गांधी उस समय 28 साल अगर ये है तो उनसे 40 साल बड़े, बहुत बड़ा व्यक्तित्व थे महात्मा गांधी उस समय की। मेरे पास एक किताब है पंकज जी, इसको मंगवाया है मैंने, जी देखिए, जी ये सर। बाबू जगजीवन राम कमेमोरेटिव सर वॉल्यूम, इसको सर मैं फिर से एक पढ़ूंगा। बार दिखा दीजिए, सही से दिखी नहीं। ये देखिए, जी 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 ये पार्लियामेंट से छपा है। जी और मेरा ये कहना है, मैं अभी जगजीवन बाबू पे पढ़ाई कर रहा हूँ बहुत। जी 1980 में मद्रास में वो गए थे अंबेडकर जयंती मनाने, और शानदार भाषण, जी। आपको पढ़ना चाहिए, मैं आपको भेज भी दूंगा। किस सन में और सर? उन्होंने कहा था, 1980 में मद्रास में गए थे अच्छा। अंबेडकर जी जयंती पे भाषण देने, और जी उन्होंने कहा था कि बाबा साहब ने जो खाका प्रारूप तैयार किया था, उसको मैं लागू कर रहा हूँ। और जी आज के दलित नेताओं ने इस तरह का माहौल बनाया है जैसे बाबू जगजीवन राम और अंबेडकर लड़ते रहते थे पार्लियामेंट में। लेकिन सत्य क्या है बताता हूँ। जब जी जब इंटरिम गवर्नमेंट में बाबा साहब से पहले बाबू जगजीवन राम को मंत्री बनाया गया, जी जी। तो बाबा श्रम मंत्री साहब ने पहले बने। बधाई दी। जी और दूसरा, जब बाबा साहब ने मेमोरेंडम लिखा कि एग्जीक्यूटिव कमिटी में शेड्यूल कास्ट की संख्या बढ़ाई जाए, तो उसमें हस्ताक्षर करने वाले में बाबू जगजीवन राम भी थे। उसके जी पहले 30 के दशक में बाबू जगजीवन राम के साथ पत्राचार भी होता था, और बाबूजी जी ने लिखा था बाबा साहब को कि जो आपका इन्हेलेशन ऑफ कास्ट है उसका मैं हिंदी अनुवाद करना चाहता हूँ। 36-37 की जी बात कह रहा हूँ मैं। वो कांग्रेस जी में थे, बाबा साहब कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन तब भी कई मुद्दों पर दोनों एक साथ थे। लेकिन आज के नेता लोग उनको ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि जगजीवन राम ने कुछ किया ही नहीं, वो चमचा थे, कांग्रेस के पिट्ठू थे। तो जो शासक बने वो क्या दे पाए, और जिनके बारे में नेता लोग बोलते हैं बगैर पढ़े लिखे, और जी उन्हीं के प्रयासों से नौकरी भी कर पाए, पेंशन भी ले पा रहे हैं, उन्हीं के जी प्रयासों से। है ना? जी तो ये जो बदलाव है, दूसरा एक सवाल मैंने उठाया था कि आज का नेतृत्व देख के और बाबूजी को देख के अगर ब्राह्मण समाज को प्रतिक्रिया देनी हो, इनलाइटेड ब्राह्मण, मैं ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ, जी जी है ना? ब्राह्मण में भी कई कैटेगरी के लोग होते हैं। आजकल तो झंडा फहराने पे चले जाते हैं, गोली भी खा जाते हैं। जो समाज के पहले अगुवा माने 90 जाते के बाद से सबका 90 के बाद से बहुत लोगों के अंदर बस केवल ये आ गया कि गाली देने से ही सब कुछ होगा, तो उसमें ब्राह्मण समाज अछूता नहीं है, उसमें भी आया है। हैं। हाँ, सबका सबके साथ वही चला है। हाँ, कुछ एक समाज है जो बाद में ये समझ गया है कि नहीं, इससे थोड़ा दूर हटना है। खासकर इसके लिए मैं यादव समाज की तारीफ करूंगा कि यादव समाज में तुलनात्मक रूप से ये बात ज्यादा बैठ कर आई है कि नहीं, तार्किकता से विकास होगा, उजड़ता से नहीं होगा। और जिस समाज में भी ये बात आ जाएगी उसका विकास कोई रोक नहीं पाएगा। जी क्योंकि उस समय तो बाबू जगजीवन राम थे तो ब्राह्मण बहुत मुख्यमंत्री थे, बहुत मिनिस्टर थे, लेकिन तब भी उन्होंने अफर्मेटिव एक्शन को लागू करवाया। अफर्मेटिव एक्शन को लागू करवाया जिससे कि एक दलित मध्यम वर्ग का निर्माण हुआ, है ना? पढ़े लिखे जी लोग, नौकरी पेशा लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट, तमाम ऐसे लोग पैदा हुए। उन भाषण में पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ क्या-क्या वो कह रहे थे। लेकिन आज वही समाज जिसको उन्होंने इतना सब कुछ दिया, वही समाज गाली देता है। क्या दलित राजनीति की ये बौद्धिक कंगाली? जी सर, दलित राजनीति की बौद्धिक कंगाली नहीं है। ये दलित राजनेताओं की, जो अपने को नेता कहते हैं, उनकी स्वार्थपरिता है कि अपने समाज के को की बलि देकर अपनी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। और अब तो स्थिति ये आ गई कि वह भी नहीं कर पा रहे हैं। हुँ। अगर आपको समाज को आगे बढ़ाना है, तो क्या इतिहास के पन्नों में जाकर के खोएंगे, चाहे वो सच्चा हो, चाहे झूठा, और उस इतिहास को पढ़ने से समाज आगे बढ़ जाएगा कि विज्ञान और संविधान पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। मंचों से तो आप भाषण देते हैं कि हम तर्कवादी बनेंगे, संविधानवादी बनेंगे, लेकिन संविधान और तर्क को व्यवहार में लागू नहीं करते। एक बात बता दूं सर, आप बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है,
और समय बदल गया है, इन लोगों के दिन लदने वाले हैं। हर कोई अब जब ये सुन रहा है कि हमको इस गाली से मिला क्या, तो एक बार पलट कर वो देख रहा है। अब रुक रहा है समाज कि नहीं, देखे हैं कि हमको इधर सन 90 से 2025 आ गया, 35 वर्षों में क्या मिला, कितनी इंडस्ट्री बना दी गई। 90 के पहले के 40 वर्ष देख दिए जाओ, उसके बाद के 35 वर्ष देखे जाए, आधा आधा पे है बिल्कुल भारत देश। और उस समय उजड़ा हुआ देश था। इंडस्ट्री बनी तो इंडस्ट्री में जब गांव से मैं आया, मेरे गांव का कोई अछूत समाज का भी कोई व्यक्ति आया, तो गांव की परंपराएं हमको एक साथ नहीं बैठने देगी, लेकिन शहर में आए तो लोग बैठ लिए। इससे छुआछूत कम हुई। शहरीकरण बढ़ने से, औद्योगिकीकरण बढ़ने से ही वो बुराइयां खत्म हुई, जो बुराइयां अभी भी गांव में देखने को मिलती हैं। इस पर काम हुआ। इसके अलावा जब एक जगह जाकर काम करेंगे तो कार्य के घंटे फिक्स हैं, सरकार सैलरी दे रही है, तो बेगारी खत्म हो गई। देखते देखते चीजें खत्म की जा रही थी 35 वर्ष में। आज नेता तो बन गए, लेकिन समाज कहां गया। मैं तो सर आज कई लोगों से बात किया हूं, कई मुद्दों पर बात हो रही थी और हर जाति समाज के लोगों का फोन आया मेरे पास। आज इत्तेफाक ऐसा है, मैंने सबसे पूछा कि 90 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, उनको इन नेताओं ने क्या दिया, चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, चाहे वो मुस्लिम समाज के बच्चे हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज के बच्चे हो, चाहे क्षत्रिय समाज के बच्चे हो, चाहे यादव समाज के बच्चे हो, चाहे वो दलित समाज के बच्चे हो, इन नेताओं ने क्या दिया है। सिर्फ एक दूसरे से नफरत। कितनी इंडस्ट्री इन लोगों ने लगवा दी। कौन ऐसी सरकार है जो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा नहीं दी। कौन ऐसी सरकार है जिन्होंने अपराधियों को टिकट नहीं दिया। कौन सी ऐसी पार्टी है। और इन लोगों का चरित्र क्या है कि जनता में तो एक दूसरे के नफरत घोल देते हैं, उन नेताओं को लांछित करते हैं जो एक साथ बैठ करके एक साथ आगे बढ़ने की बात करते थे, उनको एक दूसरे का दुश्मन दिखाते हैं, और खुद हर जाति धर्म के दबंगों को, अपराधियों को टिकट दे देते हैं जिससे कि सीट मिल जाए। तो जनता को आपके चैनल के माध्यम से मैं यह सुझाव देता हूं कि जरा पलट करके पीछे देखिए। जब मैं सर संविधान पर क्लास लेना शुरू किया था, तो दलित समाज के एक अफसर रहे हैं, उन्होंने मुझे फोन किया, अपने घर बुलाए, और उन्होंने पहला एक वाक्य बोला कि ब्राह्मण होकर आप संविधान। तो मैं तो चकित रह गया, क्योंकि मैं तो ये सोचता ही नहीं था कि ब्राह्मण को संविधान नहीं करना है। तो मैंने उनसे तभी पहली बार लाइन बोली। संविधान सभा में ज्यादातर अपर कास्ट थे, उसमें भी ज्यादातर ब्राह्मण ही थे। सर आज ही के वीडियो में मैंने बोला है कि रियासतों से 72 प्रतिनिधि थे, 72 रिप्रेजेंटेटिव थे। वो 72 के 72 कौन थे? रजवाड़ों के रिप्रेजेंटेटिव थे। और उन्होंने क्या कहा कि नहीं, रियासतें ठीक है, ले लीजिए। वो एक ऐसा समय बना है जो किसी भी देश के इतिहास में, कालखंड में 10,000 साल के बाद आता है। एक ऐसा समय बना था कि हर कोई जो पहले से कुछ लेकर रखा था उसको दे देना चाह रहा था। मैं कहता हूं कि इतिहास में बहुत सी गलतियां हुई हैं जी। थोड़ी मैं कह रहा हूं सर, अब वो तो सहानुभूति भी खत्म हो गया। नहीं सर, तो मैं उन्हीं के एक उदाहरण दूंगा। हो सकता है कि हमारा आपका ये वीडियो वो भी देखें, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, तो कहे नहीं आप मेरे घर आइए, मैं परीक्षण करूंगा कि आप संविधान को सच में पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब मैं गया बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझसे एक बात शेयर की। उन्होंने कहा कि ये तो बात सही आप कह रहे हैं, हम लोगों को चाहे जितनी नफरत सिखाई जाए, हमारे गांव के एक पंडित जी हमको अपने घर बुलाकर पढ़ाते थे, और जाड़े का दिन था तो हमको अपने बिस्तर में बैठा के रजाई तो उड़ा लेते थे, लेकिन कहते थे कि कोई और आएगा तो रजाई में से निकल जाना, नहीं तो लोग हमको कल गाली देंगे। ये कौन त्याग कर रहा था? सामाजिक परंपराएं कोई एक व्यक्ति नहीं बना देता है, ये बन जाती है तो सबको बांध लेती है। जैसे अगर दलित समाज ब्राह्मणों से बदला लेगा तो महिलाएं क्या पुरुषों से बदला लेंगी? सदियों तक तो शोषण हुआ है। बदले की कौन सी बात हो रही है? बात होनी चाहिए बदलाव की। बात होनी चाहिए नेता जो सत्ता में है वो बताएं ना कि उन्होंने नफरत तो सिखा दिया, फिर क्या बदले में क्या दिया? हमने अभी कुछ जगह भाषण दिया है कि पंडित जी आइए, हिंदू राष्ट्र में आपका भी स्वागत है। नहीं, पंडित जी लोगों को बहुत जल्दी आंख खुलने वाली है। अभी एक 17 साल का बच्चा एक पुलिस लॉकअप में पीट करके बड़ी बेरहमी से उसको पीटा गया और दुर्भाग्यपूर्ण उसकी मृत्यु हो गई है। तो सर मैं यही कहना चाहूंगा कि जब समाज जो है आज के नफरत फैलाने वाले नेताओं को एक बार तौलने लगेगा, और हर समाज से मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल दलित समाज में ही ऐसे नेता हैं, हर समाज में ऐसे नेता हैं कि केवल गाली और नफरत सिखा रहे हैं। पलटकर समाज ये देखे कि हम तो इनको 20, 30, 35 साल से वोट दिए, इन्होंने बदले में क्या दिया। तब बाबू जगजीवन राम जैसे नेताओं का
तब बाबू जगजीवन राम जैसे नेताओं का योगदान और महत्व समझ में आने लगेगा। विगत चलिए 20 वर्षों से 30 जय वर्षों से जो पीढ़ी आगे बढ़ी है उसको क्या दिया है इन नेताओं ने, ये सोचकर बड़ी चिंता होती है। तो ऐसे लोगों को पलट कर एक बार देखने की जरूरत है, तब बाबू जगजीवन राम जी का योगदान समझ में आएगा और ये भी समझ में आएगा कि कैसे बिना किसी से नफरत किए समाज को आगे बढ़ाए। और दबंगई से हम अपनी अगर बात विकास रखते करें हुए मोहल्ले में, अगर हम विकास करें अपने मोहल्ले में, अपनी बड़ी बिल्डिंग बनाएं, लेकिन पूरा मोहल्ले से हमारी झगड़ा हो जाए, तो फिर वो विकास हमारा टिक नहीं पाएगा। और हमारे बिल्डिंग हम्म, बनाने से अगर सब लोग खुश हों, सब लोग उसमें आकर के दुआएं दें, आशीर्वाद दें, तब उसका एक अलग ही आनंद है। तो बाबू जगजीवन राम जी ने जो बनाया उसके खिलाफ कहीं कोई बात नहीं उठी कि ये उसी समाज को दे रहे हैं कि किसको दे रहे हैं, कहीं ये बात नहीं उठी। हम्म। चलिए शुक्रिया पंकज जी, बहुत शानदार बातचीत के लिए। और ये समझना पड़ेगा 70 साल की आजादी है, पहला 35 साल और दूसरा भाग 35 साल, दोनों का तुलना कर लीजिए, अपने आप आपको पता लग जाएगा। पिताजी पेंशन पे होंगे, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, पेंशन के पैसा से बुलेट मोटरसाइकिल चल रहा होगा। और उस समय पहली पीढ़ी के लोग हमारे परिवार में भी फ्री का शिक्षा, स्टाइपेंड, फेलोशिप सब पढ़ के, मेरे घर में सब सरकारी नौकरी में आ गए पढ़ के, उसी सरकारी स्कूल कॉलेज में। तो ये समझने जी की कोशिश है, गवर्निंग कम्युनिटी बना रहे थे, अम्बेडकर के सपनों को बाबू जगजीवन राम पूरा कर रहे थे, हुक्मरान नहीं। गवर्निंग कम्युनिटी का मतलब है लार्जर मिडिल क्लास, एक बुर्जुआजी क्लास, ये उसका मतलब होता है। सिर्फ हुक्मरान बनना नहीं होता है, और जिसका मिडिल क्लास नहीं होता है वो कभी हुक्मरान भी नहीं बन सकता। नहीं बात। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। शुक्रिया, शुक्रिया पंकज जी। धन्यवाद।